नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। आज के इस खास बुलेटिन में बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार की सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ जहां अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी यादव मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समस्तीपुर से आई वीवीपैट की तस्वीरों ने लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह प्रशासन की लापरवाही है या किसी की सुनियोजित चाल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है। राज्य की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी दिग्गजों की रैलियां और जनसभाओं का दौर पूरे राज्य में जोरों से है। चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसी बीच समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शीतलपट्टी गांव के पास से वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की हजारों पर्चियां कूड़े में पड़ी मिली थी। ये वही सीट है जहां 6 नवंबर को मतदान हुआ था। 8 नवंबर की सुबह जब ग्रामीणों ने सड़क किनारे और खेतों में बिखरी पर्चियों को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल स्थानीय प्रशासन और मीडिया को सूचना दी। जैसे ही मामला सामने आया, जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद्र प्रताप सिंह और एसडीओ दिलीप कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सभी पर्चियां इकट्ठी करवा ली और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा, यह लापरवाही है, इसकी जांच होगी और दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने यह भी जांच शुरू कर दी है कि क्या ये पर्चियां असल मतदान के दौरान की है या फिर ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल के वक्त की। फिलहाल अधिकारियों ने यह भी माना है कि अगर ये पर्चियां वास्तविक वोटिंग की है तो ये गंभीर मामला है और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और सरकार दोनों को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की लापरवाही और प्रशासन की ढिलाई के कारण मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर आंच आई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मतदान कर्मियों की बेपरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी से यह हाल हुआ। जांच अब इस दिशा में चल रही है कि कौन से मतदान केंद्रों की पर्चियां लापरवाही से बाहर आई और किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि सभी रिकॉर्ड को मिलाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले यह घटना प्रशासन के लिए बड़ा झटका है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि समस्तीपुर की घटना में दोषी कौन निकलता है और क्या चुनाव आयोग पारदर्शिता कायम रखने में सफल होता है। बिहार की सियासी जंग अपने निर्णायक मोड़ पर है। एक तरफ वोटरों को रिझाने की आखिरी कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ वीवीपैट की घटना ने चुनावी साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। राज्य में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं परिणाम बिहार में 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। बता दें कि उससे पहले आज कई सियासी दिग्गजों की रैलियां और जनसभाओं का दौर पूरे राज्य में जोरों से चलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह आज सासाराम और अरवल में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री आज सासाराम और अरवल में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और वहीं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी राज्य के अलग अलग जिलों में सभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं विपक्षी दलों की अगर बात करें तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आज रोहतास, कैमूर और जहानाबाद समेत 16 अलग अलग स्थानों पर चुनावी रैलियां करेंगे।
मतलब कि हम साफ कह सकते हैं चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही पूरी ताकत झोंक चुके हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है। इसके बाद 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी पारा अपने चरम पर है। राज्य के अलग अलग जिलों में नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं जारी है। जहां एक और एनडीए की तरफ से अमित शाह आज सासाराम और अरवल में जनसभाएं करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में अलग अलग जिलों में जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। जहां एक और ये देखने को मिल रहा है एनडीए का फोकस विकास, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे पर वोटरों को साधना है। वहीं महागठबंधन की रणनीति की अगर बात करें तो आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रोहतास, कैमूर और जहानाबाद समेत 16 जगहों पर चुनावी रैलियां करने वाले हैं। उनका हमला सरकार की नीतियों, बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्रित है। जहां एक और महागठबंधन का ये नारा है कि परिवर्तन और रोजगार। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पैनल में मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं और साथ ही सुबोध जुड़ चुके हैं, संवाददाता है, और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर शंकर कुमार जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे मैं सबसे पहले रुक करूंगी मेरे सहयोगी सौरभ के पास। सौरभ, बताइए कि जिस तरह से आज चुनावी प्रचार थम जाएगा, उसके बाद चुनाव होना है, तो अभी तक क्या कुछ रहा? और आज कई बड़ी जनसभाएं होने वाली है, रैलियां होने वाली है, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जो है आज मैदान में उतरी हुई है। कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी अररिया में 2 जनसभाएं हैं, एक सिट्टी विधानसभा में है, एक नरपतगंज विधानसभा में है। तो जाहिर सी बात है कि जो अररिया है सीमांचल का क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल आबादी है यहाँ पर, और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, और आपको पता है कि हिंदू हृदय सम्राट फायर ब्रांड छवि है उनकी, और जिस तरह से बयानबाजी करते हैं वो तो हिंदुओं को गोलबंद करते हैं वो। और जब भी हिंदू जब एकत्र होते हैं तो वो बीजेपी के लिए फायदे होते हैं, और जब भी हिंदू जातियों में बढ़ते हैं तो ये इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है। और देखिए, वही बात किया जाए देश के गृह मंत्री अमित शाह का, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की, वो सासाराम अरवल में सभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ इसके बाद सुपौल में जाएंगे, मनोज तिवारी हैं, तो तमाम जो बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं राजनाथ सिंह। अगर वहीं महागठबंधन की बात किया जाए तो आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, 37वां जन्मदिन तेजस्वी यादव मना रहे हैं, तो आज उनकी सभाएं हैं। तो तेजस्वी यादव कम से कम 15, 16, 17 सभाएं करते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए नीतीश कुमार, संजय झा, ललन सिंह, तमाम जो नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं। तो आज सभी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो प्रत्याशी हैं रोड शो कर रहे हैं। तो सभी चाहते हैं कि जो जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है,
उनको मिले संगीता। तो जाहिर सी बात है कि एक चरण का मतदान खत्म हो गया है, दोनों गठबंधन दावा कर रहा है कि उनकी जीत हो रही है, उनकी जीत हो रही है, लेकिन ये तो जनता ने तय कर दिया है कि पहले चरण में उन्होंने किसको अधिक विश्वास किया है, दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग चाहते हैं कि जनता के पास अधिक से अधिक पहुंचे, उनके तक अधिक मैसेज पहुंचाएं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम जनता के हित के बारे में सोचते हैं। ठीक है सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ सुबोध भी बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। सुबोध, बताइए कि घटना सामने आ रही है कि जो पर्चियां मिली है, पर्चियों के बारे में जरा बताइए कि आपने क्या इसकी कोई अपडेट मिली है कि पर्चियां जो मिली है वो वोटिंग की ही है या फिर ट्रेनिंग की है, और साथ ही प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पर? बिल्कुल, आपको संगीता बता दूंगी, जिस तरह से पिछला जो प्रथम चरण की चुनाव थी उसमें निष्पक्ष और बिना डर और भय के माहौल में चुनाव हुआ है, जो कि बहुत शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ है। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि इस बार का जो चुनाव हुआ है, जो 64% का आंकड़ा जो है, बहुत बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है कि बिहार में निष्पक्ष और बिना डर भय के माहौल में चुनाव कराया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए कि 20 जिलों में 122 विधानसभा में अभी चुनाव होना बाकी है। जो कि पर्ची की बात करें तो पर्ची जो है सरकारी के द्वारा ही, सरकारी जो टीचर हैं या जो भी उसका वोटर का काम कर रहे हैं, उसमें अपना सरकारी एम्प्लॉय के द्वारा घर घर पर्ची जो बांटी गई है वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से बांटी जा रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे बिहार का बॉर्डर जो है कल सुबह से ही सील कर दिया गया है, और नेपाल से जो प्रवेश कर रहे हैं भारत में, उनकी आधार कार्ड और पहचान पत्र को जब तक वो जांच नहीं कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी, तब तक भारत में प्रवेश नहीं करने को मिल रहा है। और दूसरी बात आपको बता दें कि नेपाली नागरिक को भारत में प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। जी ठीक है सुबोध जी, आपके पास वापस आऊंगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी। मुझे ये बताइए कि ये जो वीवीपैट जो पर्चियां मिली है कूड़े में, इसको लेकर कांग्रेस की क्या राय है? आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सब साफ है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि ये बीजेपी का गड़बड़ झाला है। और इस बात को निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, आंख से आंख मिला के कह सकता हूँ। बीजेपी का प्रवक्ता होता तो उससे तो और ज्यादा मिला के कहता कि ये याद रखिए। नहीं, बीजेपी से प्रवक्ता मेरे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि महागठबंधन सरकार बना रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो एक स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी लोग हो, ये लोग इस भाषा को पसंद नहीं करते, कट्टा फट्टा। ये बताइए, मैं तो दावे के संग कहता हूं, मुझे आज तक नहीं पता चला कट्टा चलता कैसे है और कनपट्टी पे कैसे रखा जाता है। प्रधानमंत्री जी को पता चल गया, और अब तो ये भी लोग, 2-4 लोग बिहार की बात होती है, हमारे यहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं। अब बताइए, आज देखना आप कैसे मुख्यमंत्री जी बात करेंगे मेरे प्रदेश के। आज देख लीजिएगा उनकी भाषा शैली कैसी होगी। ये भाषा शैली किसी को पसंद नहीं होती है। एक उम्र का तकादा होता है और आदमी को एक पोस्ट होती है, पोस्ट के हिसाब से बात करना चाहिए। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समझा दें कि नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री हैं या वो सिर्फ अपने को बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री समझते हैं। आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने करते थे एकाध रैली, मनमोहन सिंह साहब भी करते थे, पीवी नरसिम्हा राव साहब भी कभी एकाध जगह 2 जगह चले गए। ये तो बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा मेरे देश का। मेरे देश के ऑफिस में तो ताला पड़ गया है। जैसे कभी कभी देखते हैं ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी के यहाँ ताला लग जाता है, नगर निगम में ताला लग जाता है, तो पीएम हाउस में तो ताला लग गया होगा। क्या कर रहे हैं बताइए? और मेरा रेलवे मिनिस्टर कहाँ है? प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा रहे हैं। एक पद की गरिमा होती है और उसी पद के हिसाब से होता है। अगर मान लो एक जर्नल अगर सिपाही का काम करेगा तो ऐसे काम अच्छे संदेश नहीं जाते हैं। तो इस संदेश का फायदा हमारे गठबंधन को मिलेगा। और संगीता जी, आज मैं क्रिस्टल क्लियर बात कह रहा हूं, हमारी सरकार बनने से कोई रोक नहीं पा रहा है। चाहिए कितना कट्टा, बंदूक, तमंचा, क्या कहते हैं। मैं तो कट्टा शब्द अब नाम लिया, मैंने कभी 25 साल पहले बच्चों से सुना होगा, 30 साल पहले हमने तो काम नहीं सुना था। तो वो एक कट्टा सा बच्चे ही कह रहे हैं जो आजकल हमारे संबंध में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। ठीक है राज जी, आपने जो कहा उसका जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से प्रवक्ता, उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। गौरव जी, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं राज्य की जो प्रधानमंत्री हैं वो कई सारी रैलियां कर रहे हैं बिहार में, उनके पास कोई और काम नहीं है, देश के लिए काम छोड़कर रैलियों में लगे हुए हैं। खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही गौरव जी।
गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कर लें। अभी ठीक है? जी जी, आ रही है जी, बोलिए। जी गौरव जी, बोलिए। फ्रेम सही कर लेने दीजिए। हाँ, एक सेकंड बता दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता होने के नाते हमारे सारे नेता, चाहे वो शीर्षस्थ नेता हो और चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता बूथ का हो, वो चुनावों में जमीन पर जनता के साथ जुड़ा रहता है। इनके तरह राजपुत्र नहीं है। जो राजपुत्र जो है, जहां चुनाव होता है और जब भी विपदा आती है देश के अंदर, तो वो विदेश में चले जाते हैं, टूर बनाने चले जाते हैं। और ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी को न सिखाएं। जब ये नेपाल में इनके नेता बैठ के बार में बैठ करके और नींबू पानी पीते हैं, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएंगे तो ये कुछ हास्यास्पद लगेगा। और रही बात बिहार के अंदर, आती हूँ राज्य आपके पास, बोल लेने दीजिए गौरव जी को। क्यों भय सता रहा है आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का? क्यों डर सता रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व का? क्यों डर सता रहा है योगी जी का? अरे आप जनता के साथ जुड़े रहते तो आपको भय नहीं करना होता, लेकिन आप तो कट्टे वालों के साथ जुड़े हैं ना, जिनकी कट्टे की संस्कृति रही है, जिनकी लूट और मार और थानों से अपराध और अपराधियों की सींचने की संस्कृति रही है, जिन्होंने अपहरण का एक काला उद्योग पूरे बिहार में साम्राज्य उसका कायम कर दिया था, उनके गोद में आप बैठे हुए हो, इसलिए आपको चिंता हो रही है। और माताओं बहनों ने बिहार की ये संदेश दे दिया है कि अब बिहार के अंदर कदापि जंगल राज कायम नहीं हो सकता। और जो 65% वोट का आंकड़ा है ना, जैसा सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, 65 वोल्ट का जो झटका लगा है, उससे तिलमिला उठे हैं ये विपक्षी, और पूरी जनता और प्रचंड उत्साह के साथ अगले दौर में आ रही है। आप देखिएगा, ऐतिहासिक विजय एनडीए को मिलने जा रही है और पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। गौरव जी, एक और सवाल है कि वीवीपैट मशीन जो मिली है, उसमें आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की भी कमी है, और साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इस तरह के कार्य कर रही है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, वीवीपैट पर्ची जो मिली है, ये कुछ वैसा ही हो सकता है जो इन लोगों ने घुसपैठियों के दम पर जो चुनावों को मैनिपुलेट करने का काम पूर्व में किया है, वो इस बार नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से नोटबंदी में आपने देखा कि बहुत सारे नोट नालों में फेंके हुए मिल गए थे, उसी तरह से वो वीवीपैट की पर्चियां भी अब यूजलेस हो गई इनके लिए। तो कहीं फेंक दिया होगा इन लोगों ने, इसलिए वो बरामद हो गई। तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियां बताएंगी। लेकिन इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। वो चुनाव आयोग समझे और जांच एजेंसियां समझे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि उसके पीछे भी काला खेल इन्हीं लोगों का होगा। जैसे नोटबंदी में नोट फेंकी गई थी, वैसे आज इनका काला खेल नहीं चल रहा है, तो वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिल रही है। ठीक है गौरव जी, आती हूँ आपके पास। मेरे साथ प्रोफेसर शंकर कुमार भी जुड़े हुए हैं। शंकर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो घटनाएं बिहार में निकलकर सामने आई वीवीपैट मशीन की, इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? प्रशासनिक गलती है या फिर राजनीतिक रूप से भुनाने के लायक एक मसाला मिल गया है? शंकर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, राज शर्मा जी, आप बोल रहे थे कुछ। गौरव मिश्रा जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो बता दूं, 65 वोल्ट नहीं होता है, वाट होता है। और आजकल नगर निगम भी 120 वाट की लाइट लगा रहा है, 65 वाट की लाइट को कोई पसंद नहीं करता। और दूसरी बात बता रहा हूं, पहले सुन लीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब होगा यही क्षमा मांग लूंगा। आप बताइए, सरकारी आदमी अपने ऑफिस से अगर बिहार चले जाए और यहाँ पे एप्लीकेशन सस्पेंड कर दिया जाए, प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या प्रधानमंत्री जी ने एप्लीकेशन दी? हाउ डेयर टू से यार, क्या आप लोग कह देते हो 18 घंटे 24 घंटे काम करते हैं? 24 घंटे का काम करते हैं यार, वो तो घूम रहे हैं जहाज में, क्या मतलब है? मेरा पीएम हाउस में ताला कैसे लगा दिया गया? हाउ डेयर, एक आध बार चलता है भाई, आप लोग ताला लगा के सस्पेंड करना चाहिए। अगर मैं उनका बॉस होता, मैं आपके दर्द का इलाज है, उनकी सरकार को आपके दर्द का इलाज है, और उसी इलाज को कराने के लिए बहुत सारे कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। प्रधानमंत्री छुट्टी लेके गए, क्योंकि वहां इलाज हो नहीं पा रहा था। अरे एप्लीकेशन दी है सरकारी, हमने भी देखा है, हम नहीं जा सकते थे कहीं, वो उठाया बैग, चलो भाई, एक बैग उठाया, जहाज में उड़ के चल दिए। देश को बर्बाद कर रहे, बिहार को बर्बाद कर रहे। ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से क्या कुछ होगा? जनता तो आरोप लगा रही है कि पूरी तरह से जो सिस्टम पूरी तरह से फेलियर है, सरकार पर आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, वीवीपैट पर्चियों का जो मामला है,
वो एक अलग विषय है। उसके पीछे जांच एजेंसियां तय करेंगी किन्होंने फेंका, किन परिस्थितियों में फेंका, क्यों फेंका, कैसे मिला, ये तो वो तय करेंगी। उसके परीक्षण में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पहले चुनावों में मैनिपुलेशन होता था, पहली बार कोई चुनाव हो रहा है एसआईआर के बाद, और एसआईआर के बाद चुनाव होने पर आप देखिए 65 लाख वोट जो है वो आज उससे निकाल दिए गए हैं, जिसमें 22 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, तमाम लोग 35 लाख के आसपास लोग स्थानांतरित हो चुके हैं। तो आखिर वो 65 लाख लोगों की भी तो पहले पर्ची बनती रही होगी जी। पहले वो लोग भी तो कम से कम इसमें एलिजिबिलिटी पाते रहे होंगे वोट के लिए। तो ये खेल जो था एसआईआर ने समाप्त कर दिया। तो समाप्त कर दिया तो कौन लोग थे इस खेल को खेलते थे? उन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। बॉर्डर अगर सील किया गया है, आंतरिक सुरक्षा को कड़ा किया गया है, प्रधानमंत्री जी कई बार जा रहे हैं, हमारे शीर्षस्थ नेता कई बार जा रहे हैं, तो विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है भाई? जब राहुल जी जाते हैं और तेजस्वी के ऊपर सवार हो जाते हैं और बिहार का सबसे बड़ा नेता बन जाते हैं, तो पेट में इन लोगों की दर्द होती है। तमाम प्रत्याशी अपने से जाकर के खुद जाकर के वो नामांकन कर देते हैं, तो अंतर विरोध तो इनके यहाँ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट बैंक मेरा है उसको लेकर के खींचतान स्पष्ट नजर आ रही है कांग्रेस में और राजद में। तो मुझे लगता है महागठबंधन को अपने इस ठगबंधन का वास्तविक स्वरूप जो दिखा रहे हैं वो जनता इसी वजह से प्रचंड बहुमत के साथ, बहुत बम्पर वोटिंग के साथ, विशेष रूप से माताओं बहनों ने तय कर लिया है कि अराजकतावादियों को शासन में नहीं लाना है, वापस फिर बिहार को जंगल राज की तरफ नहीं धकेलना है। इसलिए वो निकल रही हैं और डंके की चोट पे वोट दे रही हैं और एनडीए के प्रत्याशी को जिता रही हैं, और पुनः एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। और 11 तारीख के वोटिंग में भी आप देखिएगा ऐतिहासिक वोट ऑफ परसेंटेज बिहार लेकर के आएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बम्पर वोटिंग होती है तो सरकार चेंज हो जाते हैं। ठीक है राज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि कांग्रेस हमेशा से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते आई है, तो क्या संस्था पर यह हमला नहीं है सीधे सीधे? देखिए, कहावत है जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, किसी पेपर या मीडिया में आ गया तो दुनिया ने देखा। ये तो साफ दिख रहा है ना चुनाव कमिश्नर की हरकतें आप देख रहे हैं ना। एक तरफ वो कहते हैं किसी माँ बहन बेटी की फोटो कैसे दिखा दूं, और फिर वैसे फोटो दिखाते हैं। तो देखिए, आपकी करनी और खतनी में जब अंतर होता है तो अपराध की जननी वहीं हो जाती है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आपने ये बात क्यों नहीं कही? कहिए कि प्रधानमंत्री जी ने गलत कहा कि हमारे गठबंधन में पोस्टर देख रहे हैं, किसका फोटो छोटा किसका बड़ा। ये प्रधानमंत्री का स्तर है। और एक और बात बता रहा हूं, ये बात इन्होंने एक बात सही कही कि बिहार की जनता इस महाजंगल राज को, जो 20 साल का महाजंगल राज चला था, 2005 से 2000 अब तक 18 साल का जंगल राज चला था, उस महाजंगल राज को खत्म करने की रोक रही है। और याद रखना मिश्रा जी, दुनिया में अगर किसी की हाय किसी बड़े बड़े बरगद पेड़ को गिरा देती है तो वो युवा होता है। आपके पास आना चाहूंगी शंकर जी, ये बताइए कि क्या जो घटना वीवीपैट मशीन वाली हुई है, क्या ये घटना सिर्फ प्रशासनिक गलती आपको दिख रही है या फिर राजनीतिक रूप से भुनाने लायक कोई मसाला बन गया है? कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, शंकर जी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी। गौरव जी, ये बताइए कि जिस तरह से विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए इसके तो मैंने पहले ही कहा कि वास्तविक क्या सच्चाई है वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन अलग अलग पहलू पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। जिस तरह से वीवीपैट पर्चियां जो फेंकी गई हैं, जो मिली हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसको इस प्रकार से डिजाइन करना चाहता है। और उसकी क्रोनोलॉजी अगर देखिएगा तो भारत का लोकतंत्र कहीं ना कहीं हाईजेक कर लिया गया है, या भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत के लोकतंत्र को बचाओ, भारत के लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको चलाने की, उसको कैसे डैमेज किया जा रहा है, इसका षड्यंत्र विपक्ष लगातार कर रहा है। और राहुल गांधी विदेशों में जा करके कर रहे हैं। इसको षड्यंत्र के तहत भारत के लोकतंत्र को कलंकित करना, अपमानित करना, और उसमें एम्बिग्विटीज है उसको तय करना। और जहां सरकार ये स्वयं उसी लोकतंत्र से बना रहे हैं, उसी व्यवस्था से बना ले रहे हैं, वहां लोकतंत्र सही है। लेकिन जहां नहीं बना पा रहे हैं वहां नाना प्रकार के उपांग कर रहे हैं और ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है, क्योंकि जनता इनको समर्थन नहीं दे रही है। तो इसलिए वीवीपैट की पर्चियों को डिजाइन करना और दुनिया भर में पोर्ट्रे करना। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि समस्तीपुर की जो घटना हुई है उसमें किसी विपक्षी कार्यकर्ता की भूमिका हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है।
निश्चित रूप से हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसमें धनबल भी काम कर रहा है, जिस तरह अभी तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से एजेंसियां इसको भी जांच करेंगी। तमाम लोग अभी पकड़े गए हैं जिनका विदेशों से तार समझ में आ रहा है, तो वो बाद में पटाक्षेप उसका होगा, मैं उसको खुल करके तो नहीं बोल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जमीन हिल चुकी है, दरक चुकी है, इनके षड्यंत्रकारी मंसूबे नाकाम हो गए हैं, इसलिए ये परेशान है, बेहाल है। और ऊपर से जो चुनाव प्रचार है वो इन पर सोने पे सुहागा और भारी पड़ रहा है, हथौड़ा पड़ रहा है, उसकी वजह से तो बेचैन हो रखे हैं। और अपना छितराया हुआ जो कुनबा है महागठबंधन, कहने के लिए महागठबंधन है, लेकिन है वो महाठगबंधन, और जनता को ठगने का ये काम कर रहे हैं। और जनता अब इतनी समझदार हो गई है कि इनको अब आने नहीं देगी बिहार में वो। ठीक है गौरव जी, मैं जवाब ले लेती हूँ पंडित राज शर्मा जी से। जिस तरह से आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो सबसे पहले तो एक बात कहूंगा संगीता जी में, कि मुझे एक चीज जाननी है कि बीजेपी के प्रवक्ता पंडित जी, हमारे मिश्रा जी, ये अपने आप को 2014 पहले पैदा होना गौरवान्वित समझते हैं या बाद में समझते थे, जब प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाके कहा कहां भारत सांपों का देश, 2014 से पहले पैदा होना पाप समझते थे? तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, मैं 2014 से पहले पैदा हुआ था और अपने को इस सृष्टि में सबसे भाग्यशाली मानता हूं कि मैं भारत देश में पैदा हुआ था। अब आ जाइए दूसरी बात, वो पर्चियों के मामले में। आप ये बताइए, अगर ये विपक्ष पे इल्जाम लगा रहे तो क्या आप नकारागिरी, दल्लागिरी की सरकार चला रहे थे? क्या प्रशासन में बस दलाली के लिए लोगों ने आपको चुना था? गुंडई करने के लिए चुना था? दूसरी पार्टी को बंदूक से मारने में चुना था? अनंत सिंह को कैसे? खैर मैं इसमें नहीं जाऊंगा, सब वहां पे बाहुबलियों का मामला है, तो वो बात मत बोलो जहां पे थोड़ा सा अपने ऊपर भी उंगली उठे। मैं हूं एक शिष्टाचार वाला, मेरे एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। लेकिन मिश्रा जी, पहले थोड़ा सा शीशे को देखो। आप पता क्या कर रहे हो? शीशे को साफ कर रहे हो और गंदगी आपके चेहरे में। बात को समझना, बहुत दूर तक कह दिया हूं मिश्रा जी। आने वाले नौनियालों की रक्षा करो। ये भारतीय जनता पार्टी आप मेरे हमारे नौनियालों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। मैं बता रहा हूं, मेरे बच्चे को कह देगी जाओ कांवड़ यात्रा लेके आओ, आप अपने बच्चे को क्रिकेट का चेयरमैन बना दोगे, 33 लाख रुपए डेली का डीए खाएगा, तब शर्म नहीं आ रही? पब्लिक सब देख रही है। और मैं दोस्त इस बात को कहने से कभी गुरेज नहीं करूंगा, 2014 में आप लोगों को प्यार मिला था, लेकिन 2019 के बाद आप जनता के प्यार से चुनी हुई सरकार नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, डकैती की सरकार हो आप लोग। और याद रखना, पाप का घड़ा भर चुका है, ताबूक की कीलें निकलने लगी हैं, अब उसमें ठोकी नहीं जाएगी। जो एकाध बची है ना, उसे भी जनता निकाल रही है। आप जंगल राज 20 साल से वहां सरकार चला रहे हो और डकैती मरवा रहे हो, तब शर्म नहीं आई? और एक और बात कहना चाहता हूं मिश्रा जी, पिछले 8 दिन से एक बात कहना चाहता हूं। आपके जो वो क्या नाम है, आप ही के गठबंधन के साथी नीतीश कुमार जी, आज उनका बयान जो उन्होंने सदन में दिया था, अपने घर में एक बर्थडे पार्टी करना, क्या उसमें आप दोहरा सकते हो? पब्लिक ये भी देख रही है। इस बयान ने बच्चियों के सीने पे ना खंजर भोंक दिया था, खंजर भोंक दिया था। आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। और आज एक बात आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आप जब चाहें तब चाहें 250 से 300 400 पत्रकारों को लेके आप अपने नेता नरेंद्र मोदी साहब को और मेरे नेता राहुल गांधी जी की डिबेट कराइए, अपना विजन बताएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिश्रा जी नहीं समझ पा रहे हो इस बात को? आप समझो, बिहार में जो आपने 20 साल में करा, क्या करा बताइए? अच्छा कुछ करा? बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो यार, हैं? होमगार्ड मारता है बच्चे को, एक ग्रेजुएट बच्चे को होमगार्ड गिरेबान से पकड़ के ले जाए। एक लड़की अगर मान लो वहां पे शिक्षा मित्र अपना हक मांगे, होमगार्ड उसका कुर्ता पकड़ के उसको खींचे, वो किस ट्रॉमा से अपनी जिंदगी को बिता रही होगी, ये आप नहीं जान सकते। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं संगीता जी। ठीक है, महागठबंधन में भी रांची बात हुई है कि नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिए जाएंगे, तो इसका रोड मैप क्या है? एक और बात बताऊं, जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आपकी आंखों में शर्म और इच्छा आपकी जिंदा है और आप अपने किरदार को जिंदा रखते हो, अरे हिमालय की चोटी में भी चढ़ जाता है। अगर कहा गया तो होगा, ठीक है, होगा। रांची ये बता दीजिए कि जैसे कि नौकरी की बात की जा रही है, सभी पार्टियां नौकरी देंगे, वहां के युवाओं को पलायन रोकेंगे, इसकी बात की जा रही है, तो मेरा सीधा आपसे सवाल यह है कि रोड मैप क्या है नौकरी देने के लिए वहां की जो युवा हैं बिहार के, उनको? ना यहाँ नहीं बताना है रोड मैप, टीवी में नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है।
इससे बचकर चलना है। टीवी में बताना मालूम ही नहीं है, अभी मालूम ही नहीं है जी- तो बताएंगे क्या? कहाँ से बताना पैसा है? लाएंगे वो भी अब आ जाओ, इसी में आ जाओ। कहाँ पहले नौकरी तो देंगे ये भी नहीं अच्छा, बता एक बात पाएंगे। जवाब रोजगार दो। और नौकरी में अंतर अरे क्या है, आपके वो भी नेता नहीं से बता बात पूछ रहे। अच्छा, रोजगार और हाई नौकरी में स्कूल अंतर कब क्या किया है, वो था भी नहीं आपने? बता पाएंगे। हाई स्कूल कब किया था बता दो, वो तो बता नहीं पाए। ठीक है, वो तो गिर मैं गए। इसी का मैं जवाब तो- गौरव मैं जी तो से ले पढ़ा लेती लिखा हूँ। नहीं गौरव हूँ, जी शर्मा बताइए जी कि ज्यादा रोड मैप पढ़े क्या लिखे कुछ तैयार किया गया है नौकरी के वादे को लेकर, क्योंकि नौकरी के वादे जो है सभी पार्टियां कर रही हैं बिहार में पहुंचकर, और साथ ही बिहार जो आखिरी पायदान में है उससे कैसे आप लोग उठाएंगे आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो? देखिए संगीता जी, सबसे जी। पहले तो मैं शर्मा जी के उस शब्द का मैं जवाब दूंगा। जी मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, बहुत सभ्य और बहुत ही उत्कृष्ट प्रवक्ता हैं ये। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने कहा दल्ले की सरकार, कितना घिनौना बात कहा है इन्होंने। मुझे बहुत पीड़ा है इस बात से और इनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं इनको प्रमाण के साथ कहता हूं, क्वात्रोची कौन था? ठीक है राज्य आऊंगी, आप बहुत देर तक बोलने दिया ना, मैं आपको बोफोर्स का मामला क्यों हुआ था जिसमें सरकार चली गई राजीव गांधी जी की? वो दल्ले की सरकार थी, वो दल्ले की सरकार थी। एंडरसन कोर्ट था जिसको भगा दिया आप लोगों ने, हजारों लोगों को मरवाने के बाद प्राइवेट जेट से भगा दिया, वो दल्ले की सरकार थी। जब अगस्ता वेस्टलैंड में आप दलाली लेते हैं, जब रफाल में दलाली खोजते हैं, जब जीप घोटाले में आप दलाली खोजते हैं, जब अन्न के बदले तेल का घोटाला करते हैं, तो उसमें दलाली चलती है। तो दलाल व्यवस्था तो कांग्रेस ने इस देश को दी और युवाओं को दलाली करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की चली सरकार ने करोड़ों युवाओं को स्किल्ड कर दिया और स्किल्ड कर रहा है और उससे रोजगार सृजन हो रहा है। सब छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की हम केवल बात करें, जिसमें जो ठेले वाले हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, जिनको 10,000 रुपए कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, उसके आधार पर करोड़ों लोगों के जीवन सुधर गए, करोड़ों लोगों ने रोजगार सृजन किया और उनकी आज क्रेडिट लिमिट 50-50 हजार तक पहुंच गई है। आप किस दुनिया में है सर? क्या किया है कांग्रेस ने इस देश को? युवाओं को सिर्फ रातों रात सपना दिखाया करोड़पति अरबपति बनने का, वो भी भ्रष्टाचार के माध्यम से, लूट के माध्यम से, अपराध के माध्यम से। लेकिन आज युवा हमारा जो है, आज हमारा इसरो चांद पे पहुंच रहा है। आज दुनिया में सर्वाधिक सैटेलाइट भेजने का एक ही सेंटर से वो रिकॉर्ड। गौरव जी मुझे ये बता दीजिए, मेरा ये सवाल है कि रोड मैप क्या है नौकरी के वादे को लेकर? इधर उधर की बातें तो हो गई, बस एनडीए की तरफ से भी रोड मैप क्या है ये भी बता दीजिए। मैं उस पर भी बता, देखिए एनडीए की पिछले 20 वर्षों से सरकार चल रही है, बीच में कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो आज बिहार के अंदर ही सिर्फ हम अगर बात करें तो 1.5 लाख किलोमीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एम्स बना, 15 जो है इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप हो रहे हैं, हो गए। इसके अलावे बरौनी का कारखाना ऑपरेशनल हो गया। एथेनॉल की सर्वाधिक इंडस्ट्रीज वहां पर बनी है और उस एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है, उसका जो अधिकतम मूल्य होता है, वो देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने वहां पर की है। और आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो लैंडलॉक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए 3-3 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहे हैं वहां पर, और भी पाइपलाइन में और भी एक्सप्रेसवेज हैं। तो जब ये सब सारी चीजें होंगी और आज दूसरे प्रदेशों से भी युवा। ठीक है, बहुत धन्यवाद गौरव जी आप जुड़े, और पंडित राज शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और साथ ही मेरे अन्य साथी जो जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए आज के शो के लिए इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।